अक्सर राष्ट्रीय सुर्खियों से हटकर अगर हमें लोकतंत्र की असली नब्ज को समझना है तो हमें किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की गहराई में उतरना पड़ता है। आज हम यही करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जैतपुर में। एक ऐसी जगह जो हमें बड़े चुनावी बदलावों के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो ये है जैतपुर, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की एक सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक और आर्थिक याददाश्त है। यहाँ का हथकरघा उद्योग उसका एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, एक ऐसा हुनर जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को पाला है। लेकिन आज वही यादें और वही हुनर एक बड़े बदलाव के चौराहे पर खड़े हैं। अपने इस विश्लेषण में हम सबसे पहले जमीन की नब्ज टटोलेंगे, फिर मतपत्रों से मिले संकेतों को पढ़ेंगे, इसके बाद चुनाव के नतीजों की चीरफाड़ करेंगे, यहाँ के सियासी उतार चढ़ाव का इतिहास देखेंगे और आखिर में शासन के लिए एक खाका पेश करेंगे। देखिए, किसी भी चुनाव के वोट को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी तकलीफों को समझना बेहद जरूरी है। कहानी की शुरुआत हमेशा वही से होती है। तो आइए देखते हैं जैतपुर की मिट्टी में असल में क्या पक रहा है। यहाँ के लोगों की शिकायतें बहुत गहरी और बुनियादी हैं। सब्सिडी में कटौती की वजह से हथकरघा क्षेत्र, जो यहाँ की जान था, वो लगभग तबाह हो चुका है, जिससे पारंपरिक रोजगार खत्म हो गए हैं। नतीजा, नौजवान काम की तलाश में शहरों या खाड़ी देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अच्छे सरकारी स्कूलों की कमी है, इसलिए परिवारों को महंगे निजी मदरसों पर निर्भर रहना पड़ता है। बिजली का कोई भरोसा नहीं, मॉनसून में जल जमाव और खराब सड़कें, ये सब रोज की मुश्किलें हैं। और तो और बुनकरों के लिए स्किल इंडिया जैसी जो योजनाएं वादा की गई थी, वो जमीन पर कभी उतरी ही नहीं। ये सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, ये रोज का एक संघर्ष है। तो ये तो थी जमीनी हकीकत। अब जरा उन ठोस संकेतों पर ध्यान देते हैं जो 2022 के चुनावी नतीजों के आंकड़ों ने हमें दिए हैं। क्योंकि देखिए, संख्याएं अक्सर वो कहानी कहती हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जीत का अंतर। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2,982 वोटों से जीती। ये कुल डाले गए वोटों का महज 1.07% है। इसका मतलब साफ है, मुकाबला बेहद कड़ा था, इतना कि कोई भी जीत सकता था। मतदाता गहराई से बटे हुए थे, यहां कोई एक तरफा लहर बिल्कुल नहीं थी। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, यह वाकई में हैरान करने वाला है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2017 में महज 1.7% था, मतलब लगभग 9 के बराबर। लेकिन 2022 आते आते यह बढ़कर 40.9% हो गया। ये एक जबरदस्त, एक असाधारण उछाल है। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया कैसे? ये सारा वोट आखिर आया कहां से? तीसरा संकेत हमें वोट ट्रांसफर की कहानी बताता है। सपा की ये जबरदस्त वापसी असल में बीएसपी और कांग्रेस के वोट बैंक के ढहने से मुमकिन हुई। बीएसपी का वोट 23.7% से गिरकर सीधा 6.6% पर आ गया। कांग्रेस का 22.9% से 10.3% पर। वहीं बीजेपी का वोट शेयर लगभग स्थिर रहा, 43.8% से घटकर 39.8% हुआ। मतलब ये कि मुकाबला प्रभावी रूप से दो तरफा हो गया था, जहां बीएसपी और कांग्रेस के वोटर सपा के पीछे एकजुट हो गए। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ। आखिर वो कौन सी सामाजिक ताकतें थीं जिन्होंने इस पूरे चुनावी गणित को ही बदल कर रख दिया। इस अप्रत्याशित बदलाव को समझने की चाबी है सोशल कंसोलिडेशन, यानी सामाजिक समीकरण। ये वो प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग वोटर समूह अपने मुद्दों और अपनी पहचान के आधार पर अपने वोटों का असर बढ़ाने के लिए एक ही पार्टी या उम्मीदवार के पीछे एकजुट हो जाते हैं। 2022 में जैतपुर में ठीक यही हुआ, और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था। जरा जैतपुर की जनसांख्यिकी को देखिए। ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जहां दलित आबादी करीब 26.5% है। मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा, करीब 22.6% है। और इसके अलावा यादव और कुर्मी जैसे ओबीसी का भी एक बड़ा हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की जीत इसी सामाजिक समीकरण को साधने पर टिकी थी। उन्होंने अपने पारंपरिक ओबीसी समर्थन के साथ साथ दलित और मुस्लिम आबादी को सफलतापूर्वक एक साथ लाकर एक बहुत मजबूत गठबंधन बना लिया। जैतपुर में बना ये सामाजिक समीकरण हमें हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत की याद दिलाता है। वो ये कि हमारे गणतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने, सुने जाने और एक सोची समझी राय बनाने का पूरा हक है। वोटर्स की सोच में इन गहरे बदलावों को समझना, ये हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
2022 के इस बड़े उतार चढ़ाव को सही नजरिए से देखने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और जैतपुर के चुनावी इतिहास के पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि ये सीट हमेशा से ही बहुत अस्थिर रही है। परिसीमन के बाद की चुनावों की कहानी देखिए। 2012 में सपा 33.8% वोट के साथ आराम से जीतती है। फिर आता है 2017, जहां सपा का वोट बैंक ढहकर सिर्फ 1.7% रह जाता है और बीजेपी 43.8% वोट के साथ प्रचंड जीत हासिल करती है। और फिर 2022 में सपा 40.9% के साथ जबरदस्त वापसी करती है, जबकि बीजेपी 39.8% पर बहुत मजबूत बनी रहती है। ये सपा के लिए एक यू शेप की यात्रा है, शिखर से शून्य और फिर वापस शिखर तक। ये जो नाटकीय बदलाव हैं, ये कोई अचानक नहीं हुए। इनके पीछे गहरी आर्थिक और सामाजिक धाराएं काम कर रही थीं। एक तरफ हथकरघा उद्योग का पतन, युवाओं में बेरोजगारी और कल्याणकारी योजनाओं में देरी जैसी आर्थिक चिंताएं थीं, तो दूसरी तरफ दलित और मुस्लिम वोटों का एकीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया जैसी सामाजिक लहरें भी थीं। इन्हीं दोनों ताकतों ने मिलकर जैतपुर के राजनीतिक पेंडुलम को झुलाया। तो अब तक हमने विश्लेषण किया। अब विश्लेषण से आगे बढ़ते हुए एक निर्देशात्मक खाके पर बात करते हैं। इन सारी जानकारियों के आधार पर जैतपुर के लिए शासन का एक प्रभावी रास्ता क्या हो सकता है? इसे हम चतुर्मुख या 4 आयामी रणनीति कह सकते हैं। पहला है कथा का चेहरा, यानी विकास और सम्मान की एक ऐसी कहानी गणना जो सबको साथ लेकर चले। दूसरा है संगठन का चेहरा, जमीन पर एक ऐसा मजबूत डिलीवरी नेटवर्क बनाना जो लोगों की जरूरतों पर तुरंत ध्यान दे। तीसरा है चुनावी चेहरा, यानी एक ऐसा भरोसेमंद नेतृत्व जो लोगों से जुड़ा हो और पारदर्शी हो। और चौथा संसाधन, ताकि इन सभी कामों के लिए जरूरी समर्थन और फंड जुटाया जा सके। किसी भी युवा नेता के लिए, जैसे कि यह गौरव कुमार हैं, अपने समुदाय से जुड़ाव एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन एक स्थायी नेतृत्व के लिए पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। मतदाताओं का विश्वास जीतने और उसे बनाए रखने के लिए किसी भी चुनौती का सामना सीधे और पूरी ईमानदारी से करना होता है। एक बड़ा सवाल हमेशा ये रहता है कि राष्ट्रीय स्तर की नीतियां जैतपुर जैसे गांवों की जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ सकती हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं को बुनकरों, किसानों और नौजवानों के लिए असल लाभ में बदलना, यही शासन की सबसे बड़ी चुनौती है और उसका असली इम्तिहान भी। और हां, आज के डिजिटल जमाने में एक बात और जरूरी हो जाती है। जब हम संगठन बनाने और लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनकी गरिमा का सम्मान करना ही होगा। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन का ढांचा है, वो साफ कहता है कि सहमति और निजता यानी प्राइवेसी सर्वोपरि है। वोटर्स की जानकारी का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से ही किया जाना चाहिए। अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक मामूली सी जीत कोई स्थायी जनादेश नहीं होती। ये एक अस्थायी विश्वास होता है जिसे हर एक दिन अपने काम से कमाना पड़ता है। जैतपुर में जो बुनियादी मुद्दे थे वो चुनाव के बाद भी मौजूद हैं और उन पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जैतपुर के लिए एक विजन ठोस नतीजों पर आधारित होना चाहिए। सफलता को नारों में नहीं बल्कि बनाए गए रोजगार में मापा जाना चाहिए। सफलता को भाषणों में नहीं बल्कि स्कूलों की क्वालिटी में मापा जाना चाहिए। सफलता को सुर्खियों में नहीं बल्कि भरोसेमंद बिजली पानी में मापा जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर सफलता को हर एक नागरिक के भरोसे में मापा जाना चाहिए। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41620. Purpose beyond politics.